हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो हमारा जो लर्निंग आउटकम होगा वो होगा जो हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, राइट। तो लर्निंग आउटकम हमारा क्या होगा? लर्निंग आउटकम क्या होगा? टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे, ठीक है। फोर्स के कितने प्रकार होते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस देखेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे और दूसरा ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहला होता है पॉइंट फोर्स और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में एक होता है पॉइंट फोर्स और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, राइट। तो वन बाय वन को हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट फोर्स को। पॉइंट फोर्स होता क्या आखिरकार? पॉइंट फोर्स या फिर बिंदु बल, राइट, बिंदु बल। तो बिंदु बल से क्या मतलब है कि पॉइंट फोर्स, इसको लिखते हैं पॉइंट फोर्स is a force which acts over a small distance because of concentration over small distance. This load can be considered as acting on a point, राइट। तो पॉइंट फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी एक स्मॉल पॉइंट पे लगता है, राइट। तो पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को मैं डिफाइन कर चुका हूं। पॉइंट क्या होता है? जिसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है बहुत ही कम होती है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई सरफेस है, राइट। ये हमारा कोई सरफेस है। तो सरफेस पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट लग रहे हैं, राइट। अगर ये कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट P है और P पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये पॉइंट फोर्स कराएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स कहा जाता है इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं पॉइंट फोर्स के। जैसे इसमें एग्जांपल क्या होगा? तो जैसे जहां पे ये हमारी जो टेबल है, राइट, टेबल का जो जहां पे कांटेक्ट बना होगा वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहे होंगे N1 N2। तो इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस या फिर नॉर्मल फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
पॉइंट फोर्स बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, राइट। ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, बट लेकिन ये क्या होते हैं? ये पॉइंट फोर्स होते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट फोर्स। अब होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स is any force where the point of application of the force is an area और वॉल्यूम। कहने क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फोर्स, अगर वह फोर्स किसी एरिया या फिर वॉल्यूम पे लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ठीक है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ही मिलता है। कहने का मतलब है, अगर कोई व्हीकल है, राइट, अगर कोई व्हीकल है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही, तो इसके जो टायर्स होते हैं, टायर और ग्राउंड के बीच का हम लोग देखें तो जो टायर जो होंगे वो ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहे होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो कहने क्या मतलब है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये एक डिफिनिट एरिया पे लग रहा है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का, जिसमें क्या बोलते हैं इसको। तो अब देखते हैं वॉल्यूम फोर्स क्या होता है। वॉल्यूम फोर्स का मतलब ये होता है कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है, लेकिन ये क्या करता है? किसी एक वॉल्यूम पे काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर से समझे, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, राइट, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अगर ये कोई बॉडी फ्री फॉलिंग हो रही है ग्राउंड पे, राइट, अगर ये कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्री फॉल हो रही, तो बॉडी के जितने भी छोटे छोटे वॉल्यूम होंगे और सबका छोटा छोटा मास, एक छोटा मास मान लेते हैं, तो सब पे क्या लग रहा होगा? सब पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा होगा, राइट। सब पे जितने भी छोटे छोटे जो मासेस से मिलके ये पूरी बॉडी बनी है, सब पे क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इन सब तीनों को सम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बॉडी फोर्स आएगा, राइट। तो बॉडी फोर्स का मतलब क्या होता है? ये जो होता है, ये जो सरफेस के इंटरनल पार्ट्स में लगता है, ये सरफेस पे नहीं लगता है, राइट। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन, ये हो गया हमारा बॉडी फोर्सेस, राइट। तो उसी तरह तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सरफेस फोर्स और दूसरा बॉडी फोर्स। एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में से हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट निकाल लिया। हमने क्या किया? स्मॉल एलिमेंट को निकाल लिया। तो इस स्मॉल एलिमेंट को निकाल लिया हमने, राइट। तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट है, इसका कुछ मास होगा, मान लेते मास m है, ठीक है, और एक किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा गया हुआ, ये हमारा ग्राउंड है, राइट। तो आपको पता है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इस बड़ी वाली बॉडी से निकला है। अगर इसको हम लोग फिर से उसी में ले जाके पुट करें तो क्या होगा? ये जो बॉडी है, जितने भी साइड्स होंगे उन सब पे क्या कर रहा होगा? ये कांटेक्ट बनाएगा। तो कांटेक्ट बनाएगा तो आपको भी पता है कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स जनरेट होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा। तो मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स हमारा एफ जनरेट हो रहा है,
वाई डायरेक्शन में एफ वाई जनरेट हो रहा है और जेड डायरेक्शन में एफ जेड जनरेट हो रहा है। तो आप ये देखेंगे तो ये कांटेक्ट हो रहा है, ये इस सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होंगे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड जो होंगे सरफेस फोर्स होंगे, एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड आर सरफेस फोर्सेस, राइट। क्यों सरफेस फोर्स होंगे? क्योंकि ये जो बॉडी है इसको ले जाकर हम फिर से बैक जहां पे इसकी पोजीशन थी इसको प्लेस करेंगे तो ये कांटेक्ट बनाएगा, तो कांटेक्ट बनाएगा तो सरफेस से सरफेस कांटेक्ट बनाएगा, राइट। अगर ये सरफेस से सरफेस कांटेक्ट बनाएगा तो कांटेक्ट फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स किस पे जनरेट होगा? उसके बॉडी पे जनरेट होगा। और देखते हैं ये छोटा सा वॉल्यूम है, ये जो मास हमने लिया है, जब ये पूरी बॉडी हमारी जो पूरी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी गई है तो ये छोटी बॉडी भी तो स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी गई है, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो इसके पूरे बॉडी पे लगेगा, राइट। उसको बोलते हैं मास ऑफ द बॉडी इनटू जी। ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और वो क्या होगा? बॉडी फोर्स होगा, बॉडी फोर्स होगा। तो राइट, तो हम लोगों ने देखा कि पॉइंट फोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या होता है। पॉइंट फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जो किसी पॉइंट पे लगे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट फोर्स बोलते हैं, राइट। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होते हैं वो जो फोर्स होते हैं किसी बॉडी के एरिया, एक्सटर्नल एरिया या फिर इंटरनल एरिया से लगते हैं। और वॉल्यूम फोर्सेस जो होते हैं, बॉडी फोर्सेस होते हैं जो वॉल्यूम पे लगते हैं, राइट। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जितने भी फोर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ही होते हैं, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी को थोड़ी सी सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक पॉइंट की तरह से ट्रीट करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारी ये बॉडी है, कोई बॉडी है, अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी गई है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी गई है तो बॉडी जो छोटे छोटे मासेस में बनी हुई है, छोटे छोटे मास से बनी है, तो सब पे क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। और उस सेंटर ऑफ मास पे पूरा वेट लग रहा होगा, राइट। तो मान लेते हैं इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है। तो हमने क्या किया, इस पूरे बॉडी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से, और उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? m इंटू जी। तो हमने क्या किया, एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये होता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस पूरी बॉडी को एक इक्विवेलेंट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका मास हमारा m है। अब अगर वो मास उस ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? mg आएगा। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, पॉइंट फोर्स, राइट। अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये भी होता क्या है, जैसे हमें किसी वेक्टर का सम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं। सम मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रिजल्टेंट होता क्या है। रिजल्टेंट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, मान लीजिए किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, राइट, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। तो इस पूरे बॉडी को क्या किया हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल फोर्स से, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इस बॉडी पे ये सारे फोर्स लगे हों और इस बॉडी पे सिंगल फोर्स लगे हैं तो जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा फोर्स, वही इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं इसको कैसे ट्रायंगल लॉ को हम लोग हेल्प करके हम लोग फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या होता है, राइट। लॉ
ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ये होता क्या आखिरकार? इसका बेसिकली यूज हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसको लिखते हैं किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर कार्य करते हुए दो बलों का परिमाण तथा दिशा में उसी क्रम के अनुरूप ली गई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका परिणाम और दिशा में उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होगा, जिसको विपरीत क्रम में लिया गया है। ठीक है, किसी बिंदु पर कार्य करते हुए दो बलों का परिमाण तथा दिशा में उसी क्रम के अनुरूप ली गई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी का परिमाण और दिशा में उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होगा, जिसको विपरीत क्रम में लिया गया है। कहने क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, उस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लेते फोर्स P है और ये पॉइंट O है, मान लेते हैं पॉइंट O है, दो फोर्स लग रहे P एंड Q लग रहे हैं, राइट। तो इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, राइट। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, हमें इनका सम निकालना है। सम निकालना है तो रिजल्टेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, P प्लस Q का सम होगा, योग होगा ये, या फिर सम होगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वेक्टर सम है, राइट। तो कहने क्या मतलब है कि जैसे आप लोग 10 प्लस 5 15 लिखते हैं, तो वेक्टर्स में 10 प्लस 5 ये 15 नहीं होता है, राइट। ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम दर्शा रहे हैं P प्लस Q से। तो इसका कुछ और रिजल्टेंट है, तो इसका कुछ परिमाण भी होगा और कुछ दिशा भी होगा। तो इसके परिमाण और दिशा को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, तो मान लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो कहने क्या मतलब है, हमें इन दोनों फोर्सेस से हमें क्या बनाना है, इन दोनों फोर्सेस से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो मान लेते ये हमारा पॉइंट O है, ये और ये हमारा वेक्टर P है, या फिर फोर्स या फिर वेक्टर जो बोले, जो फोर्स होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो P और Q के बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। तो Q को Q के पैरेलल शिफ्ट करेंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा Q हो जाएगा। अब ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो साइड दे रखी गई है और तीसरी को हम लोग जोड़ देंगे, राइट। अब देखते हैं, तो ये हमारा P है, ये हमारा Q होगा। अब R,
अब आर का जो डायरेक्शन है वो आगे होगा या पीछे होगा, तो ये बताता है। तो एक ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब है जैसे आप आगे गए, आपने यहां से स्टार्टिंग की, आगे गए, फिर ऊपर गए, फिर पीछे आए और फिर नीचे आ गए, तो ये हमारा एक ऑर्डर होगा, ठीक है। लेकिन आप तो ऑर्डर ये होगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, आप आगे जा रहे हैं, फिर इधर गए, फिर ये डायरेक्शन आपका एक ऑर्डर होगा, लेकिन हमें इसका अपोजिट जाना है, राइट। कहने का मतलब है ये ऐसे गए, आप लोग इधर गए और ये इधर आ गए, तो ये हमारा ऑर्डर बता रहा है, एक क्रम में है, राइट, एक ही क्रम में है। लेकिन हमें इसको क्रम को उल्टा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, वो जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो उल्टा होगा। ये आपका रिजल्टेंट है, ये P है, ये Q है, तो ये सब ऑर्डर में है, राइट। लेकिन हमको ऑर्डर में नहीं लेना है, हमको इसके अपोजिट में लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हो गए, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में देखें, ठीक है, if two forces are represented by two sides of a triangle taken in order, then the resultant of the forces is given by the third side of the triangle taken in opposite order, राइट। ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर P है, ये हमारा वेक्टर Q है, राइट, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और ये रिजल्टेंट होगा, इसको हमने अपोजिट ऑर्डर में जोड़ दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट है, राइट। तो अगर ये हमारा रिजल्टेंट है, तो आपको पता है इस रिजल्टेंट में कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उस डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन उसका क्या होगा, वो एंगल अल्फा होगा, किसके साथ, वेक्टर P के साथ। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हमें R को निकालना है, ठीक है, R का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको, तो चलिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in the order, then the resultant of the forces is given by the third side of the triangle taken in opposite order, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे हमारे दो फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स का नाम है P एंड Q, उनका रिजल्टेंट जो है, उनका जो रिजल्टेंट है वो P प्लस Q है, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है P प्लस Q है। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ का यूज करके हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट को निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो क्या करते हैं, तो ये हमारा वेक्टर P था, ये हमारा Q था, ये हमारा रिजल्टेंट है, राइट। तो इसको नाम देते हैं, ये हमारा A है, ये B है, ये C है। इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, AB को, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम दे देते हैं D, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस साइड, जो साइड है हमारी ट्रायंगल A, B और C की, जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें जो AC की जो लेंथ होगी वो हमारा क्या देगा,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज द लेंथ ऑफ साइड AC इन ट्राइंगल ABC, राइट। तो ये एंगल हमारा कितना था, ये हमारा एंगल थीटा। एक नोट पॉइंट पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई साइड है, साइड मान लेते B और C है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हमने ट्रायंगल बना दिया और ये एंगल थीटा है। तो आप हमेशा नोट करिएगा, तो जो लेंथ होगी, जो एंगल के साथ जो लगा हुआ लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ये अगर BC है, ये मान लेते ये हमारा मान लेते हैं x है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x cos थीटा होगी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x sin थीटा हो जाएगी, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, तो BD को उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, तो ये क्या हो जाएगा, Q cos थीटा, ठीक है। अगर ये Q cos थीटा, तो ये वाला क्या होगा, CD क्या होगा, Q sin थीटा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें AC की लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ACD से देखेंगे, ACD से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से AC का होल स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, राइट। और हमें पता है AD का जो मान है वो क्या है, AB प्लस BD के बराबर है, राइट। और AB का मान हमारा P है और प्लस BD का मान कितना होगा, Q cos थीटा होगा। CD हमारा कितना होगा, CD हमारा कितना होगा, CD कितना होगा हमारा, CD ये हो जाएगा Q sin थीटा, राइट। तो इसको पुट करते हैं, तो AC हमारा क्या है, R है, तो R का स्क्वायर, AD हमारा कितना हो जाएगा, P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD कितना है हमारा, Q sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो गया हमारा। आगे और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा दिया गया है, अब क्या करते हैं, तो R स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेते हैं और Q स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा होगा। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के होता है, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, राइट। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, जो हमारा जो वेक्टर जो रिजल्टेंट R था उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, ठीक है। और आप इसको देखेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया है एग्जैक्टली जो हमारा पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस था, लॉ ऑफ फोर्सेस था, उसके एग्जैक्ट सेम है। कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट मान लेते कि 2 पॉइंट पे फोर्स लगे हुए हैं, P एंड Q लगे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, इसका रिजल्टेंट निकालने की, रिजल्टेंट जो उसका होता था, अगर हम इन दोनों को 2 साइड से रिप्रेजेंट करें और एक पैरेललोग्राम अगर हम लोग बना लें, तो उसका जो रिजल्टेंट होता था वो डायगोनल के बराबर होता था, और उस डायगोनल की जो लेंथ होती थी वो हमारा रिजल्टेंट होता था। रिजल्टेंट में देखे थे क्या आ रहा था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस
थीटा। तो यहां से दोनों से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आया है, राइट। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा जो डेरिवेशन किया वो भी हमारा सही है। अगर हम बात करें एंगल की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एंगल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा P था, ये हमारा Q था, ये अगर एंगल हमको अल्फा निकालना है, ये हमारा Q साइन थीटा है, ये हमारा Q कॉस थीटा है, राइट। तो टेन अल्फा हम लोग क्या ले सकते हैं, टेन अल्फा क्या ले सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखेंगे जो एंगल क्या देखेंगे, ए था, ये सी था, ये डी था, बी था। तो टेन अल्फा बराबर क्या ले सकते हैं, Q साइन थीटा अपॉन ये लेंथ AD, और AD है कितना, P प्लस Q कॉस थीटा। तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा, टेन इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, तो और इससे भी अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा, तो इससे हमने देखा था, तो टेन अल्फा का जो मान क्या आया था, ये आया था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो दोनों लॉ से हमने देख लिया कि दोनों का जो रिजल्टेंट है और डायरेक्शन दोनों का सेम आ रहा। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमने डेरिवेशन किया वो एकदम एग्जैक्ट है, राइट है, ठीक है। तो एक तरह से समरी में हम लोग देख सकते हैं कि क्या किया। समरी में देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि टाइप्स ऑफ फोर्स के कितने होते हैं, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो उसमें हमने देखा था क्या कि पॉइंट फोर्स क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या होता है। पॉइंट फोर्स वह होता है जो किसी एक पॉइंट पे लगता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स वह होता है जो किसी बॉडी के वॉल्यूम या फिर सरफेस में लगता है। पॉइंट फोर्स में, ठीक है, पॉइंट फोर्स का एग्जांपल में कहने का मतलब है, एग्जांपल में देख सकते हैं जब हम लोग मतलब कि जो हमारी जो नीडल होती है, जो सुई होती है, ठीक है, अगर उसको किसी वॉल में अगर हम लोग पेनिट्रेट करें तो एक पॉइंट बनाता है, ठीक है। तो उसको एक एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा वो पॉइंट फोर्स है। उसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स में अगर कोई व्हीकल है, उसका जो टायर किसी ग्राउंड पे जितना वो जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स का जो टाइप होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स होता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स होता है, क्योंकि वो किसी एक फाइनाइट एरिया या फिर वॉल्यूम पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मतलब उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल लॉ क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने क्या किया, उसका डेरिवेशन किया, ठीक है। तो यहां तो हम लोगों ने क्या किया, उसका डेरिवेशन किया, ठीक है। तो डेरिवेशन करने पे जो हमारा रिजल्टेंट आया था वो एग्जैक्टली सेम आया था जो रिजल्टेंट हमने वेक्टर लॉ फोर्सेस से, मतलब पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से निकाला था, राइट। तो जो उसका रिजल्टेंट है वो आया था पी, जो रिजल्टेंट का स्क्वायर था, मतलब इसको रिजल्टेंट लिख सकते हैं P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा का रूट ले लेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये रिजल्टेंट आ गया था, राइट। ये हमारा रिजल्टेंट है, और डायरेक्शन हमारा क्या था, टेन इनवर्स Q साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।